आप अगर अपने प्रियजन या कोई फिजिकल थिंग, जैसे कार मेरी है, आप डिसऑन उसको नहीं करेंगे, द एग्जिस्टेंस, द यूनिवर्स, द क्रिएटर और द क्रिएशन विल डू इट। हमारे पड़ोस में एक बहुत पैसे वाले लोग रहते हैं, बहुत ही अथाह। वो जब भी कारें खरीदते थे, चले गए दुनिया से वो, उनका परिवार रहता है, बच्चे रहते हैं, बहुत खूबसूरत बंगला बनाया। मैं जब सुबह वॉक पे जाता था ना, तो बस वो वॉक नहीं करते थे, बंगले के थोड़ा सा दूरी पे तिराहा था, टी सेक्शन पर मकान था एक, इधर रोड एक सामने, वहाँ बाबूजी वो खड़े होते थे, रोज मुझे दिखते थे, और हाथ पीछे करके वो सिर्फ क्या करते थे भाई साहब, अपने बंगले को निहारते रहते थे मिनटों, कितनी देर। एक दिन मैं गया उन्हें, मैंने कहा बाबूजी क्या देखते रहते हो आप यहाँ पे, देखो कितना सुंदर घर है मेरा। मैं रियल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखो, मैं एक्सपीरियंस से नहीं बोलूँ ना तो मुझे मज़ा नहीं आता, मैं थ्योरी पढ़ाने नहीं बैठाऊँगा, है ना। बोलते हैं कितना सुंदर बंगला। अब मैं सोच रहा हूँ वो जो सामने आप देख रहे हैं, वो खिड़की के बाहर जो बालकनी है, उसको ना तोड़वा करके मैं ग्लास वर्क करवा दूँगा। मैंने कहा हाँ अच्छा लगेगा, करवा दो भाई, चेंजेस करवाते हैं, अपन भी करवा देते हैं। मैंने कहा वो आपने नई मर्सिडीज़ ली है, तो वो पुरानी वाली BMW कहाँ है, वो उसको देना है क्या, मैं ले लेता हूँ आपसे, कितने में देना है। मैंने तो सहज भाव में, मेरे भीतर क्यूरियोसिटी थी कि भाई इनकी गाड़ियाँ ज़्यादा चलती भी नहीं हैं, अच्छी रहती हैं और पड़ोसी हैं। वो भाई साहब मेरे पे आग बबूला हो गया, कैसी बात कर रहे हो आप, मैं जो चीज़ ले लेता हूँ ना, उसको वापस छोड़ता नहीं हूँ, बेचता नहीं हूँ, देता नहीं हूँ मैं। मैंने कहा अच्छा इसीलिए आपकी इतनी पुरानी गाड़ियाँ मैं देखता हूँ कभी कभी यहाँ बाहर आती हैं, पड़ी रहती हैं, बाकी गाड़ियाँ कहाँ हैं। बोले मेरे फार्म हाउस पे 42 गाड़ियाँ पड़ी हुई, 42 व्हीकल्स। आई एम नॉट टेलिंग लाई, जो बोला अगला वो। कितनी गाड़ियाँ, मैंने कहा तो बोले तुमको पता है पिछले समय में, ज़माने में भारत की 2-3 गाड़ियाँ होती थी, एक होती थी एम्बेसडर, फियाट, और एक वो इम्पाला लंबी सी आती थी, वो भी है मेरे पास। मैंने कहा साहब वो तो मैंने कभी देखी ही नहीं। बोले चलना मेरे फार्म हाउस पे दिखा दूंगा, दिखा दी उन्होंने। बाद में गया था किसी दिन में, भाई साहब लाइन से गाड़ियाँ पड़ी हुई, लोग रखे हुए, रोज़ साफ़ करते, वेल मेंटेन, ऐसा नहीं कि स्क्रैप हो रही, मेंटेन, रनिंग कंडीशन। तो मेरे को इम्पाला मैंने तो देखी नहीं थी, वो किसी ज़माने में हिंदुस्तान में होगी। मैंने कहा सर ये देना है क्या भाई साहब, फिर वही बात, नहीं छोड़ा, पकड़ के रखा। क्या हुआ, कोई रात ऐसी आई कि सुबह वो उस हाँ दुनिया को छोड़ गए, उस मकान को न निहार सके, जो उन्होंने जितना उन्होंने ओनरशिप थी सारी, वो डिसओन नहीं कर पाए तो नेचर ने करवा दी। तो मेरा कहने का मतलब है क्यों नहीं हम इस चीज़ को समझते, हम क्यों ऑनिंग में पढ़ के और इतनी खूबसूरत जीवन को हम जो है वो दुख क्रिएट करते रहते। अभी एक परसों यहाँ भाई साहब आए थे, पेरेंट आए कि साहब वो बहुत दुखी हैं हम। मैंने कहा वो तो आए इसीलिए, यहाँ इसीलिए आते हैं लोग, तो यहाँ कौन खुश आ रहा है, मेरे पास कोई आ रहा है क्या कि भई हम बड़े खुश हैं, चलिए सर आज एक केक खाते हैं, साथ में चाय पीते हैं। मैंने कहा मैंने देखा ही नहीं मेरे पास कोई ऐसा आया हो। मेरे घर के ऑफिस पे भी इनको पता है लोग आते हैं, वो
यूं बने हुए मुंह। मैंने कहा बताइए क्या समस्या। साहब वो बेटा कहना नहीं मानता है, 12 साढ़े 12 के पहले उठता नहीं है, हमको उसको आगे शादी भी करना है, कौन लड़की देगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं देगा और देना भी नहीं चाहिए इसको। मैंने कहा दुखी होना छोड़ दो, छोड़ दो दुखी होना। बोले कैसे दुखी होना छोड़ दें। मैंने कहा मानो ही मत कि हमारा बेटा है ऊपर रूम में, ये मानो कि ही इज गेस्ट। तुम भी एक गेस्ट हो। तुम्हारी ये जो पत्नी है ना, जिसको साथ लेके चल रहे हो बांध के, ये भी तो एक गेस्ट है। वो धर्मशाला है, घर नहीं है। पर समझे कोई? ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, तो सदियों से हमारे देश में गुरु हुए, धार्मिक नेता हुए, आध्यात्मिक गुरु हुए, सब कहते आ रहे हैं। पर जो छोड़ता है ना जितना ज़्यादा, वो उतना ही पाता है जीवन। प्रैक्टिकल संभव क्यों नहीं है? मैं जब छोड़ूंगा ना, देखो मेरे ये वीडियोस पब्लिक हो जाते हैं, होते हैं पब्लिक, तो मैं उस बात को दूसरे तरीके से बोलता हूँ। एक ने मेरा कहना मान लिया, मैंने कहा दुखी मत हो, छोड़ दे यार, कौन मेरा है? ये जिस शरीर में तू रह रहा है ना, ये भी तेरा नहीं है। बोले फिर अब आप फिर वो बड़ी बातें करने लग गए। कम ऑन द सरफेस, जैसे इन्होंने कहा ना प्रैक्टिकल वे में। प्रैक्टिकल वे में क्या होता है? थ्योरी और प्रैक्टिकल। तो मैं कह रहा हूँ एक्सपीरियंस इट। छोड़ दो ना 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, सोया पड़ा है, उसका जो इफेक्ट आएगा वो सुधार की तरफ आएगा। कैसे आएगा सुनो। 5 दिन हो गए यार, न मेरे को मम्मी का फ़ोन आता है कि बेटा 12:30 बज गई है, तू उठ, चाय पी, खाने का टाइम हो रहा है। पापा भी यार काम पे सुबह चले जाते हैं, रोज पहले आते थे, दरवाज़ा खटखटाते, अब मेरे को कोई पूछता ही नहीं है। ये 100% रियल स्टोरी बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल जो हुआ, किया गया। वो बच्चा सुबह उठ के ना यूं ही सीढ़ियाँ उतर के आने लग गया नीचे कि क्या चल क्या रहा है घर में, मेरे को पूछता ही नहीं। एक दिन माँ से बोलता मम्मी चाय बनाओ ना। मैंने उनको कहा थोड़ा सा मजबूत रहना। हमारी भीतर की स्ट्रेंथ सही तरीके से अगर यूज़ की जाए तो हमारे संबंधों को सुदृढ़ करती है, भेदती नहीं है। माँ ने क्या कहा, बेटा मैं तो अभी कुछ ज़रूरी काम में, तू अपने आप बना ले जा। सुधार की प्रक्रिया है। उसको बुरा लगा, मुंह बना के सीढ़ी चढ़ के ऊपर चला गया, नहीं पीछा है। माँ भीतर से दर्द में है, पर दर्द बाहर नहीं आने देना है, याद रखना। याद रखा। पिता को फ़ोन किया कि मेरे लिए लेते आना। पहले पिता खुश होके लाते थे, नहीं लाया, बहाना बना दिया। जब उसको लगा कि मैं कोई वैल्यू करता ही नहीं हूँ, अपने आप चाय बनाई। अगले दिन तैयार हुआ 11 साढ़े 11 बजे। पिताजी मेरे को फ़ोन करते हैं 12:30 बजे कि सर वो तो यहाँ आप दुकान में ऑफिस में आके बैठ गया है, तैयार हो क्या। मैंने कहा ये ओनरशिप जो है ना,
ये हमें दुख देती है। तो ये क्या प्रैक्टिकल नहीं है? सेल्फ मोटिवेटेड। आप मत बोलो ना कि भैया आ बेटा खाना खा, आ बेटा खाना खा। अरे भूख तो लगना है उसको। कितने घंटे भूखा रहेगा? आपका आपका पहले दिन बनाया हुआ खाना वो बिल्कुल नहीं खाएगा नाराज़गी में, वो बाहर से पार्सल मंगा लेगा। भूख तो लगी है, कितने दिन पार्सल मंगाएगा? भीतर की करुणा ये कहती है कि अगर हम किसी से प्रेम में हैं, प्रेम करते हैं, तो प्रेम का मतलब ये है कि उसकी आज़ादी, उसका भीतर की, उसकी हमारे भीतर की जो केयरिंग का भाव है वो सामने वाले के भीतर से मैनिफेस्ट हो। समझे इस बात को कि नहीं समझे? मतलब जब मेरे भीतर की अवस्था या मेरे भीतर की तरंगें जो करुणा भाव अपने मेरे बच्चे के प्रति रखती हैं, उसको मुझे उसके भीतर भी रखवाना है, पैदा करवाना है। समझ रहे हैं? टू वे तभी होगा ना। पुराने ज़माने में पिता के कहने पर बेटा खड़ा रहता था घंटों। मेरे पिता ने कहा है, बैठना नहीं। भले वो डर होता था, पर कहीं ना कहीं उस डर में प्रेम भी था। आज वो डर और प्रेम दोनों गायब, बट ऑनरशिप इज देयर। मेरे माँ बाप हैं, मेरा बेटा। एक बात अच्छे से समझ लो कि बाप को बेटा नहीं चाहिए, बेटे को बाप नहीं चाहिए, पति को पत्नी नहीं चाहिए, पत्नी को पति नहीं चाहिए, पति को पत्नी नहीं चाहिए। तो फिर क्यों इतना झमेला? तो फिर क्या चाहिए? सुख चाहिए। बेटे को पिता से सुख चाहिए। ना सुख मिला या ना मिली कि नहीं, बेटा विद्रोही हो गया। कहाँ है प्रेम, सुख के संबंध? वी हैव क्रिएटेड अवर ओन फैमिलीज ऑन द बेस ऑफ नीड्स टू फुलफिल द नीड्स। जब तक एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी होती ही रहती है ना, हम खुश रहते हैं, हम बड़े प्यार में रहते हैं। पत्नी ने कुछ ऐसा कर दिया है जी, है भाई साहब, पत्नी ने बड़ा कुछ अच्छा काम कर दिया तो आपको प्रेम आ गया कि चल कम यार, आई विल गिव यू अगेन, आई विल किस यू टुडे। वो प्रेम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? यू हैव रिसीव्ड समथिंग। तो ये कौन से संबंध हुए? ये नीड बेस्ड हुए कि नहीं हुए? तो जब तक हमारे संबंध नीड बेस्ड होंगे तब तक हम ओनरशिप को बनाए रखें। ये रिवर्स भी है, जब तक ओनरशिप में हैं हम नीड बेस्ड संबंधों को लेकर के घसीटते रहे। डाइवोर्स क्यों होते हैं? अभी रिसेंटली पिछले महीने में एक शादी में गया, किसी गांव में शादी थी, मेरा कोई रिश्तेदारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। क्योंकि आई नेवर ओन एनीथिंग इन माई लाइफ। मेरे को अभी आप बोलोगे ना सर ये शर्ट हमें दे दो, मैं अभी उतार के दे दूँ, ले जाओ। नो पेन, नो सफरिंग। तो ये बताओ, मैं उस शादी में गया, आज क्या तारीख है? 22। मैंने 21 फरवरी को शादी अटेंड की है भाई साहब।
गांव में शादी थी तो मेरे को मज़ा आता है, मैंने कहा चलो छोटे से गांव में शादी। कल क्या तारीख है? 23 मार्च। कल उनकी पेशी है कोर्ट में डिवोर्स की। 1 महीने में। क्यों? क्योंकि जो सगाई के वक्त जो लड़की के माता पिता ने जो इकरार किए थे मटेरियल्स के, वो फुलफिल नहीं किए। तो फ्रॉम वेरी फर्स्ट नाइट जो दूल्हा था और उसके पिता जो थे, उन्होंने सेपरेट कर दिए दोनों को। दूल्हे ने भी मना कर दिया। कहने का मतलब ये है कि ये जो संबंध है ना, अगर ये संबंध वर्ल्ड बेस्ड है, वर्ल्ड मटेरियल बेस्ड है, नीड बेस्ड है, ऑनरशिप बेस्ड है, तो इनमें प्रेम कतई नहीं होगा। जो प्रेम आपको दिखता है ना, वो प्रेम नहीं है। मान लो भाई साहब, आपकी शादी, जिस लड़की से आपकी शादी हुई है, उस लड़की ने आपका बायोडाटा देखा। आप MBA हो, MBA के बाद आप MPhil हो, PhD हो और 2-2.5 लाख रुपए महीने का कमा रहे हो। हाँ जी, सब बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया बायोडाटा आया है। अक्सर घरों में ये हो रहा है कि बायोडाटा को पहले देखा जाता है, न लड़के का कोई स्वभाव देखता है, न उसके कर्म देखता है जी। बहुत अच्छा बायोडाटा है, हमारी लड़की भूखी नहीं मरेगी। अरे बड़ा बिजनेस है साहब, बड़ी कारों में घूमेगी। अरे साहब वाह, क्या बात है, लड़का तो 3 बार विदेश भी घूमे है। करो, कैसे भी बाय हुक और बाय क्रुक करो। यही देख रहे हो रिजल्ट क्या हो रहा है? 1 महीने बाद, 6 महीने बाद। दिस इज़ हाउ वी क्रिएट आवर फैमिलीज, आवर रिलेशनशिप्स। और बाद में फिर कहते हैं कि मैं दुखी हूँ, मैं दुख में हूँ, मैं कष्ट में हूँ। हाँ, मैं कष्ट में हूँ, ऐसा नहीं है। बी अवेयर एवरी टाइम, बी अवेयर। मटेरियल से ज़्यादा, या जो आप ऑनरशिप में हो, बड़े बड़े बिजनेस हैं आपके, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? भाई देखो, पैसा इम्पोर्टेंट है जीवन यापन के लिए, पर वो हमारे कैरेक्टर, हमारे कर्मास, जो हम एक्शंस लेते हैं वर्ल्ड में, हमारी थॉट प्रोसेस, उससे बढ़ के आगे नहीं हो सकते। जहाँ हुए वहाँ आप धोखे में आ गए।